जर्मनी जैसे ही हारेगा जर्मनी के टुकड़े कर दिए जाएंगे। एक हिस्सा जर्मनी का ले जाएगा रसिया, एक हिस्सा ले जाएगा फ्रांस, एक हिस्सा ले जाएगा ब्रिटेन और एक हिस्सा ले जाएगा अमेरिका। यानी देखिए जर्मनी के 4 टुकड़े कर दिए जाएंगे। ये अंग्रेजों का। जय हिंद। देखिए नाटो को समझते हैं। नाटो को समझने के साथ साथ आपको नाटो, सेटो, सेंटो, नाटो प्लस समझना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि ये नाटो वाले मिलकर यूक्रेन लड़ाई को क्यों नहीं चाहते कि खत्म हो। और रसिया को सबसे बड़ा लॉस जो हुआ है वो फिनलैंड को नाटो में शामिल होने से हुआ है। तो देखिए नाटो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक सैनिक संगठन है। इसको फ्रेंच भाषा में उल्टा बोलते हैं, ओटान कहते हैं। तो जब भी कभी नाटो देखिएगा तो ओटान आएगा। तो इसका पूरा हिस्ट्री देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले से। देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, वार सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के बीच में, तो इस दौरान पूरी यूरोप की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी। यूरोप लगभग एकदम भुखमरी के कगार पे चला गया था। तो यूरोप तहस नहस हो गया था। इसी बीच जर्मनी जो था, अब लगभग जर्मनी की हार तय थी, क्योंकि जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत कूद रहा था। लेकिन जर्मनी की हार लगभग तय समझ रही थी। और ये जो हिटलर के मरने के 4 महीना पहले ही फरवरी 1945 में ये डिसाइड हो गया कि अब जर्मनी हार जाएगा। तो जर्मनी पर किसका अधिकार होगा, इसकी बैठक हो रही थी यूक्रेन के शहर याल्टा में। यही यूक्रेन जहां मार हो रहा है, इसका इतिहास से मार धार से भरा हुआ है। तो यहां याल्टा में बैठक हुई। इसमें देखिए विंस्टन चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन आए थे। लोग विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन, रूजवेल्ट अमेरिका से, स्टालिन जो आए थे रसिया से। तो ये हुआ कि जर्मनी जैसे ही हारेगा जर्मनी के टुकड़े कर दिए जाएंगे। एक हिस्सा जर्मनी का ले जाएगा रसिया, एक हिस्सा ले जाएगा फ्रांस, एक हिस्सा ले जाएगा ब्रिटेन और एक हिस्सा ले जाएगा अमेरिका। यानी देखिए जर्मनी के 4 टुकड़े कर दिए जाएंगे। ये अंग्रेजों का इतिहास है, जहां भी गए वहां टुकड़ा टुकड़ा करके गए। हम लोग को देखिए इंडिया को बांग्लादेश, म्यांमार, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान धज्जी उड़ा के चल गया सब। तो ये याल्टा पैक्ट में हो गया। इसके 4 महीने बाद फाइनली हिटलर हार गया और जर्मनी के जैसे हुआ टुकड़े वैसे तोड़ दिए गए जर्मनी को। इसी में इस याल्टा समिट में यह भी बात कही गई थी कि रसिया जो था उसका कहना था कि जापान जब हारेगा तो मेरी कुछ जमीनें जापान के पास है। तो याल्टा समझौता में कहा गया ठीक है कि जो जापान का क्यूराइल द्वीप है, जापान जो है रसिया को हरा दिया था 1904 में, 1904-1905 की लड़ाई में ना जापान जो है रसिया को हरा दिया था। तो ये क्यूराइल द्वीप ना हुआ क्या कि रसिया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, जापान पे परमाणु बम गिरा दिया गया, तो डिसाइड किया गया कि यहां पर यह क्यूराइल द्वीप रसिया ले लेगा। तो रसिया ले लिया। रसिया से याल्टा समझौता में कहा गया था कि आप इस साइड में यूरोप में कम्युनिस्ट को बढ़ावा नहीं देंगे। कम्युनिस्ट एक ऐसा शासन प्रणाली है जिसमें चुनाव नहीं होता है, बल्कि पार्टी डिसाइड कर देती है, जैसे चाइना में चुनाव नहीं होता है। तो ये बड़ा उटपटांग व्यवस्था है, यूरोप वाले इसमें एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तो उनका कहना था कि रसिया इस साइड में कम्युनिस्ट को बढ़ावा नहीं देगा। तो रसिया का हम इस साइड में कम्युनिस्ट को बढ़ावा नहीं देंगे, इधर से ले लिया क्यूराइल द्वीप। आज भी जापान और रसिया के बीच में क्यूराइल द्वीप को लेकर विवाद है। लेकिन धीरे धीरे रसिया इस साइड में कम्युनिस्ट को बढ़ाना चालू कर दिया, कम्युनिस्ट देशों को बढ़ावा देना चालू कर दिया। इसका संदेह हो गया उस समय के तत्कालीन जो प्रधान अमेरिका के राष्ट्रपति थे 1945 में, यहाँ पे ट्रूमैन को आभास हो गया कि इस साइड में ठीक है रसिया उधर चला गया, रसिया भी कम्युनिस्ट है, ये आपका चाइना भी है, उत्तरी कोरिया भी तानाशाह है, कम्युनिस्ट के बराबर ही होते हैं। तो उन्होंने देखा कि रसिया को इस साइड में रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन रसिया अपना एग्रेशन करते ही जा रहा था। इसी बीच में फरवरी 1948 में रसिया जो था उस समय सोवियत संघ था। तो रसिया के साथ था एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये पूरे के पूरे रसिया का ही पार्ट था। सोवियत संघ उस समय यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर नाम था रसिया का। तो ये सब उसी के साथ थे। ये आपका बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, ये भी रसिया के साथ ही थे, उसका पार्ट था। ये काकेशस देश, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान रसिया के साथ था। ये सेंट्रल एशिया के कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब रसिया के साथ थे। तो आप देखिए उस समय रसिया का क्या इतना बड़ा एरिया होता था, ये पूरा का पूरा रसिया था। इसके बावजूद रसिया ने यहां पर उस समय के जो चेकोस्लोवाकिया देश है, फरवरी 1948 में चेकोस्लोवाकिया पर अचानक सेना भेज के तख्ता पलट करा दिया और यहां के लोकतंत्र के सरकार को उखाड़ फेंका और यहां पर अपनी पिट्ठू सरकार, जैसे इसी के हिसाब से चलने वाली सरकार, कम्युनिस्ट सरकार को यहां बैठा दिया। आज चेकोस्लोवाकिया 2 भाग में टूट चुका है, चेक गणराज्य और यहां पे स्लोवाकिया। उस समय इसने कब्जा किया। अब यूरोप वालों को डर हो गया कि भैया यहां तक तो खुद का खुद रसिया है, अब ये इसके भी आगे बढ़ेगा तो हम लोग कहां जाएंगे। और उसके अलावा जर्मनी का एक हिस्सा तो रसिया याल्टा समझौते के तहत ही ले चुका था। अब इसके बाद अमेरिका वालों का नींद खुला कि भैया इनको कैसे रोका जाए। तो रसिया क्या था कि अन्य सरकारों को भी लालच देता था कि तुम भी कब्जा कर लो, तुम भी कब्जा कर लो, लोकतंत्र की सरकार को उखाड़ फेंको। इसी बीच अमेरिका को खबर लगी कि रसिया का अगला टारगेट है तुर्की पे कैसे भी कम्युनिस्ट सरकार को लगाना। तो ट्रूमैन जो वहां के राष्ट्रपति थे उन्हें मार्शल प्लान लगाया। देखिए मार्शल लॉ अलग है, मार्शल प्लान अलग है। इन्होंने मार्शल प्लान लाया अप्रैल 1948 में। इसके तहत जो देशों पे रसिया अपना प्रभाव जमा रहा है कि तुम लोकतंत्र छोड़ के कम्युनिस्ट आ जाओ, वहां पर ये लोग क्या करते थे, मार्शल प्लान के तहत पैसे देते थे ताकि वो रसिया के फेवर में ना जाए। तो तुर्की और साइप्रस को कैसे भी ये पैसे उसे देके अपने फेवर में लाए।
वरना टर्की भी हो चुका था कम्युनिस्ट देश। रसिया यूरोप की ओर बढ़ते जा रहा था। रीजन क्या है? रसिया का एक क्षेत्रफल खुद का रसिया इतना बड़ा था, इसके अलावा रसिया के साथ सेंट्रल एशिया यूएसएसआर का हिस्सा था, काकेसस यूएसएसआर का हिस्सा था, ये बाल्टिक देश यूएसएसआर के हिस्सा थे सब, ये उस समय बेलारूस, यूक्रेन, ये सब उस समय रूस का ही पार्ट हुआ करता था, इतना बड़ा। इसके अलावा अब रसिया एंट्री करना चालू किया। तब इन्होंने क्या किया? 4 अप्रैल 1949 को नाटो सेना का गठन किया। जिस समय गठन हुआ उस समय 12 देश थे, वर्तमान में इसमें 31 देश हो चुके हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इस संगठन के टोटल 14 अनुच्छेद हैं, 14 आर्टिकल हैं। 14 आर्टिकल में कहा गया है कि इसके देश कैसे कैसे काम करेंगे। इसका 5वां आर्टिकल सबसे खतरनाक है कि इन वर्तमान में जो 31 देश हैं, अगर इस 31 देश में कोई बाहरी देश 31 आपस में मार करे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये किसी को मारे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई दूसरा देश इनके ऊपर हमला करेगा तो ये 31 मिलकर मारेंगे उसको। ये इसका कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि रसिया को इस साइड में यूरोप की ओर से चढ़ने से बचाया जाए, वरना ये धीरे धीरे रसिया इधर आ गया था। तो अब आपको तो समझ में आ रहा होगा ना कि नाटो का निर्माण ही हुआ था रसिया के एग्रेशन को रोका जाए, वरना रसिया बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहा था और हर जगह कम्युनिस्ट फैलाते जा रहा था। तो नाटो का गठन 1949 में हो गया। ये एक सैन्य संगठन था। अब रसिया को चारों ओर से रोकना था, तो रसिया को सेंट्रल एशिया से रोकने के लिए, ईस्ट एशिया से रोकने के लिए सेटो बनाया गया, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेटो 1954 में बनाया गया। इसको हथियार, सेटो में मुख्य रूप से किसे शामिल किया गया? तो थाईलैंड को और इधर से फिलीपीन को, और नीचे में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ताकि इधर से ये लोग अमेरिका के फेवर में रहे। और इन्हें हथियार कौन दे रहा था? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। इधर से ये लोग सपोर्टिव हथियार दे रहे थे कि इधर से चाइना, कोरिया, इन सबको बिजी रखा जाए ताकि रसिया इस साइड में बिजी रहे, और इधर से नाटो डायरेक्ट रसिया को इंगेज कर रहा था। अब इन लोगों को लगा कि हम दो ओर से रसिया चाइना को घेरते जा रहे हैं, इधर से घेर रहा है नाटो, इधर से सेटो, नाटो सेटो ना, ये हो गया सेटो साउथ ईस्ट, ये हो गया सेटो, ये हो गया नाटो। अब रसिया को थोड़ा अनबैलेंस लगने लगा कि सोचा दोनों खोपड़िया नोच देगा सब। तब अमेरिका शांत बैठने वाला तो है नहीं, इसने इसी बीच में ला दिया एक तो सेटो, सेंट्रल, सीईटी से सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अगले साल 1955 में सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन को भी हथियार दे रहा था इधर से ब्रिटेन। इसमें कौन कौन से? इसमें थे तुर्की, इराक, ईरान और पाकिस्तान। सोचिए ये सेंट्रल थे सब। ये हो गया सेटो। अब ये रसिया पे दबाव बनाते थे सब, यहां पे रसिया को आगे बढ़ने से रोकते थे सब, सेटो। इधर से कौन चलता था? सेंटो। इधर से सेटो, ये हो गया सेंटो, ये सेटो, ये सेंटो, इधर से नाटो। चारों ओर से रसिया को घेर लिया सब, नाटो, सेंटो, सेटो, चारों ओर से रसिया को घेर लिया सब। रसिया को लगा कि भैया हम तो पिसा जाएंगे। अब भारत को कहे तो भारत किधर जाए भैया? अब भारत हो गया फेरा में पड़ गया, क्योंकि रसिया को इधर से तो घेर लिया है नाटो, यहां से घेर लिया है सेटो, सेंटो, ये हो गया सेटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब रसिया के लिए कंफर्टेबल में हो गया दिक्कत, रसिया ढूंढने लगा अपना कोई पार्टनर। इस बीच जो भी रसिया के फेवर में जाता था, अमेरिका उसके अंगा लगाता था। अब इस कंडीशन में इंडिया कंफ्यूज हो गया, इंडिया किधर से जाए? क्योंकि अगर नाटो ज्वाइन करता है इंडिया तो रसिया नाराज, सेंटो में भी रसिया नाराज, सेटो में भी रसिया नाराज, और रसिया हमारा बहुत जरूरी मित्र है वहां पे, क्योंकि पास में है यहाँ पे रसिया। कभी भी हम लोग के विकट परिस्थिति में रसिया ही काम आएगा यहाँ पे। तो हम लोगों ने क्या किया, उस समय जवाहरलाल नेहरू जो थे बड़ी समझदारी का काम किए। 1961 में इन्होंने कहा कि अमेरिका के फेवर वाली दुनिया को कहा जाता था पहली दुनिया, और रूस के फेवर वाले को कहा जाता था दूसरी दुनिया। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अब हम लोग ना अमेरिका के फेवर में है ना रसिया के फेवर में, हम लोग तीसरी दुनिया के हैं। तो इसे तीसरी दुनिया या दक्षिणी दुनिया कहा जाता था। हालांकि इसका ऑफिशियल नाम था नॉन एलाइजिंग मूवमेंट, नॉन एलाइजिंग मूवमेंट, शॉर्टकट में नाम गुट निरपेक्ष। हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे। इसमें गुट निरपेक्ष में 4-5 लोग का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक इंडोनेशिया का अहमद सुकर्नो थे, भारत से